4 मई 2026। जब सुबह 7 बजे बंगाल में काउंटिंग शुरू हुई, तब तक काफी लोगों को अंदाजा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। एग्जिट पोल्स ने पहले ही सिग्नल दे दिया था, लेकिन जो हुआ वह सिर्फ एक इलेक्शन रिजल्ट नहीं था, वह 15 सालों की एक पूरी सत्ता का खात्मा था। ममता बनर्जी, जो एक जमाने में सीपीएम के खिलाफ अकेली लड़ी थी, जो सीधी आंदोलन की ताकत थी, जिसने 2011 में बंगाल की जमीन पलट दी थी, वह आज अपनी खुद की सीट भवानीपुर में हार गई। ये सिर्फ सीट का नुकसान नहीं था, ये एक पूरी पॉलिटिकल आइडेंटिटी का ढहना था। तो सवाल यह है, क्या हुआ था बंगाल में? ममता बनर्जी ने कहां गलती की और बीजेपी ने ऐसा क्या किया जो उसने 15 सालों में कभी नहीं कर पाया था? एक एक चीज समझते हैं। 2011 से शुरू करते हैं। जब ममता बनर्जी ने बंगाल की कुर्सी संभाली, तब वह एक उम्मीद की तरह आई थी। सीपीएम का 34 साल का राज खत्म हुआ था, लोगों ने चैन की सांस ली थी, एक नई शुरुआत थी। 2016 में भी जीती, 2021 में भी। जब बीजेपी ने पूरा जोर लगाया, तब भी ममता बनर्जी ने 213 सीट्स जीती। उस जीत के बाद तो यही लगा कि बंगाल में डीडी को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन वहीं से असली कहानी शुरू होती है, जब कोई नेता इतना कंफर्टेबल हो जाता है कि उसे लगता है ऑपोजिशन एग्जिस्ट ही नहीं करती, तब वह सबसे बड़ी गलती करता है। गवर्नेंस से ज्यादा पार्टी, पार्टी से ज्यादा कुर्सी, कुर्सी से ज्यादा खुद अपनी इमेज। और ममता बनर्जी के साथ एग्जैक्टली यही हुआ। बंगाल में एक के बाद एक करप्शन के मामले सामने आते रहे। टीएमसी के काफी बड़े लीडर्स सीधे स्कैम में पकड़े गए। कैबिनेट मिनिस्टर पार्थ चटर्जी स्कूल सर्विस कमीशन रिक्रूटमेंट स्कैम में अरेस्ट हुए। अनुब्रत मंडल कैटल स्मगलिंग रैकेट में पकड़े गए। ये चीजें सिर्फ बीजेपी की बातें नहीं थीं, ये वो चीजें थीं जो बंगाल की सड़कों पर, चाय की दुकान पर आम लोग बात कर रहे थे। कॉमन आदमी, जो टीएमसी का पक्का वोटर था, वह भी इन लोगों का डिफेंड करना बंद कर चुका था। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2011 के बाद से बंगाल से 6,600 से ज्यादा कंपनीज शिफ्ट हो चुकी हैं। इंडस्ट्री लीडर्स ने खुद कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की बुरी हालत और वायलेंस की वजह से बंगाल में इन्वेस्ट करना मुश्किल हो गया है। नौकरी नहीं, इन्वेस्टमेंट नहीं, और ऊपर से करप्शन के किस्से। ये कॉम्बिनेशन बहुत खतरनाक था। फिर आया अगस्त 2024 का वह दिन, जिसने ममता बनर्जी की इमेज को शायद सबसे बड़ा धक्का दिया। आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक फीमेल डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर का मामला सामने आया, जिसने पूरे देश में गुस्से की लहर बढ़ा दी। खासतौर पर कामकाज करने वाली शहरी महिलाओं में, जो एक जमाने में टीएमसी की सबसे स्ट्रांग वोटर बेस थी, उनमें यह केस एक ब्रेकिंग पॉइंट बन गया। ममता बनर्जी ने इस केस को हैंडल करना चाहिए था एक चीफ मिनिस्टर की तरह, साफ, तेज और मजबूत। लेकिन जो हुआ वह बिल्कुल इसका उल्टा था। केस की वजह से प्रोटेस्ट्स हुए, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन हुआ और पूरे स्टेट की लॉ एंड ऑर्डर रिस्पॉन्स पर सवाल उठने लगे। और ममता बनर्जी की इमेज, जो एक वुमन लीडर की, एक रक्षक की थी, वह टूट गई। एक बार एक वोटर का भरोसा टूट जाता है तो वह दोबारा बनाना बहुत मुश्किल होता है। 2016 में, 2021 में जब भी करप्शन या लोकल ग्रीवांस उठते थे, ममता बनर्जी एक ही फॉर्मूला यूज करती थी, कैंडिडेट मत देखो, मुझे वोट दो। दोनों बार ये फॉर्मूला काम किया, बड़ी जीतें मिली। लेकिन 2026 में यही फॉर्मूला फेल हो गया। उनका पर्सनल कनेक्ट कुछ वोटर्स में अभी भी था, लेकिन वह अकेला काफी नहीं था। इलेक्शन एक टेस्ट बन गई, सिर्फ लीडरशिप का नहीं, बल्कि उस पूरे सिस्टम का जो उनके आसपास खड़ा था। 15 साल में एक चीज और हुई, टीएमसी कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड हो गई थी। हर डिसीजन दीदी के पास, हर बड़ी बात दीदी से। इसका एक बड़ा नुकसान यह था कि जब लीडर की इमेज कमजोर होती है, तो पूरी पार्टी कमजोर हो जाती है। कोई दूसरा स्ट्रांग चेहरा नहीं, कोई बैकअप नैरेटिव नहीं। और फिर वह सॉन्ग आया, टीएमसी सांसद सायोनी घोष। उन्होंने इलेक्शन कैंपेन के दौरान एक सॉन्ग परफॉर्म किया, जिसमें लिरिक्स थे, बीजेपी की सीनियर लीडर उमा भारती ने रिजल्ट्स के दिन ट्वीट किया कि यह सॉन्ग ममता बनर्जी के लिए सीधा उल्टा पड़ गया। कमेंट वायरल हो गया और बंगाल की हार के सिलसिले में एक बड़ी बात बन गई। अलग अलग लोगों ने इसे अलग तरह से देखा। कुछ ने कहा यह सिर्फ सियासी बयानबाजी है, लेकिन एक बात तो साफ थी, यह बीजेपी के लिए एक रेडीमेड नैरेटिव था। अब बीजेपी की तरफ चलते हैं। उन्होंने किया क्या? बीजेपी का इलेक्शन कैंपेन लीड कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह।
इन्होंने बार बार ममता बनर्जी पर बांग्लादेश से घुसपैठियों का मुद्दा उठाया, टीएमसी पर बंगाल को लूटने का इल्जाम लगाया और सोनार बांग्ला यानी सोने की बंगाल का वादा किया। लेकिन सिर्फ भाषणों से इलेक्शन नहीं जीते। बीजेपी की असली ताकत कुछ और जगह थी। बीजेपी की सबसे बड़ी कामयाबी यह रही कि उसने बंगाल के हिंदू वोटर्स को एक प्लेटफॉर्म पर लाने में कामयाबी पाई। एनालिस्ट्स ने एक इंटरेस्टिंग बात उठाई कि हेवी अर्धसैनिक बल प्रेजेंस ने उन वोटर्स को भी हिम्मत दी जो टीएमसी की लोकल मशीनरी के डर से घर से नहीं निकलते थे। फेंस सिटर्स बाहर निकले और उन्होंने बीजेपी को चूज किया। आखिरी नंबर्स ये थे, बीजेपी जीत गई या आगे थी 200 सीट्स में। टीएमसी सिर्फ 87 सीट्स पर सिमट गई। यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, यह बंगाल की सियासत में एक गहरी बदलाव थी। बंगाल की पॉलिटिक्स हिस्टोरिकली लेफ्ट सेंटर स्पेस में रही थी। पहले कांग्रेस, फिर लेफ्ट फ्रंट, फिर टीएमसी। बीजेपी ने एक ऐसी पार्टी का राज खत्म किया जो 15 साल से बिना किसी चुनौती के टिकी हुई थी। बीजेपी की यह जीत सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं है। इस जीत ने मोदी की राष्ट्रीय हैसियत को काफी बढ़ा दिया है और ऑपोजिशन पार्टीज की सियासी ताकत को एक बड़ा झटका दिया है। और ममता बनर्जी, वह अपनी खुद की सीट भवानीपुर में सुवेंदु अधिकारी से हार गई। भवानीपुर जो उनका अपना घर था, जहां से उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उन्हें इतनी तकलीफ होगी। ममता बनर्जी एक लड़ाकू इंसान है, यह कोई नहीं भूल सकता। एनालिस्ट भी मानते हैं कि ऑपोजिशन में वह एक बहुत मजबूत फिगर, वही अग्रेसिवनेस, वही सड़क की लड़ाई जो उन्होंने सीपीएम के खिलाफ की थी, अब वह दोबारा सामने आई। बंगाल की यह कहानी 4 मई 2026 को खत्म नहीं हुई। यह एक नई शुरुआत थी बीजेपी के लिए, ममता बनर्जी के लिए और बंगाल के 9 करोड़ से ज्यादा लोगों के लिए। आगे क्या होगा? क्या बीजेपी बंगाल को सच में बेहतर तरीके से चला पाएगी? क्या ममता बनर्जी फिर से ऑपोजिशन में अपनी जगह बनाएगी? यह वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तो पक्की हो गई है, कोई भी नेता, कोई भी पार्टी, चाहे कितनी भी ताकतवर हो, वोटर्स का भरोसा हमेशा के लिए नहीं होता। और 4 मई को बंगाल के वोटर्स ने यह बात एक बार फिर साबित